जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल मनोज आंगड़ क्लासेज में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अभी तक हमने देखा कि कक्षा 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक, इसके हमने कुछ भाग देख लिए थे, 3 या 4। आज हम इसका अगला भाग देखेंगे। इसमें देखेंगे कि समजातीय श्रेणी क्या होती है और जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। समजातीय श्रेणी का मतलब क्या है? देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है और उसमें जो हाइड्रोजन है, अगर वो एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित हो रहे हैं तो ऐसी श्रेणी को हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। अर्थात अगर हमारे पास कोई भी एक कार्बनिक श्रृंखला है, अगर हम एक बात करें, ये हो गई हमारे पास श्रृंखला, 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पर सभी जगह हाइड्रोजन आएगा। लेकिन अगर इसमें जो हाइड्रोजन है वो एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित हो, तो हम प्रकार्यात्मक समूह जैसे हमने लगा दिया OH, एल्कोहल का लगा दिया हमने सूत्र OH। तो इस तरीके की जो हमारे पास ये जो श्रृंखला बनेगी वो कहलाएगी समजातीय श्रेणी। अब हम बात करें, इसमें 4 कार्बन थे, अगर 4 कार्बन ना हो, अगर हम 3 कार्बन ले लें इसे, तो 3 कार्बन को भी हम प्रकार्यात्मक समूह से जोड़ सकते हैं, 2 कार्बन को भी जोड़ सकते हैं हम प्रकार्यात्मक समूह से, 1 कार्बन को भी हम जोड़ सकते हैं, और इनकी अगर हम संयोजकता पूरी कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक संयोजकता पहले से, इसको भी ऐसे करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, ये भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, ये भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, ये भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है और ये भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। लेकिन इसमें अगर हम देखें, इन चारों श्रृंखलाओं के अंदर हमारे पास एक ही केवल क्रियात्मक समूह है या प्रकार्यात्मक समूह है, वो है अल्कोहल OH। तो देखो, हमारे पास हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं हो गई, लेकिन इन सभी में केवल एक ही प्रकार की ये जो प्रकार्यात्मक समूह पाए जाते हैं, तो इस तरीके की जो हमारे पास श्रेणी प्राप्त होगी उनको हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। नाम से ये समजात मतलब समान श्रेणी, जिसमें केवल एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित हो। अब अगर हम बात करें कि ये जो समजातीय श्रेणी है, इसके जो हमारे पास यौगिक बनेंगे तो इनके क्या क्या विशेषताएं होंगी, तो समजातीय श्रेणी की विशेषताएं देखते हैं। तो समजातीय श्रेणी की विशेषता क्या होगी, अगर हम इनको ऐसे सूत्र से लिखें तो हमारे पास जो पहली वाली बनेगी वो क्या बनेगी, देखो CH3 CH2 CH2 और ये O है। सेकंड वाली जो बनेगी वो बनेगी CH3 CH2 OH। पहली वाली जो बनेगी CH3 OH बनेगी। यहां पर अगर हम देखें, पहली हमारे पास कार्बन की श्रृंखला ये है 1 नंबर पर, ये है 2 और ये है 3। तो पहले वाले में यहाँ पर CH3 OH है, दूसरी वाली में CH3 भी है और यहाँ पर OH भी है, लेकिन बीच में क्या जुड़ गया, CH2 जुड़ गया। थर्ड वाले में अगर हम देखें, यहाँ पर भी CH3 है, CH2 है और यहाँ पर OH है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, CH2। अगली जो श्रेणी आएगी उसमें भी CH2 जुड़ता चला जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, तो ये जो CH2 समूह है वो भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसका मतलब है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जो समजातीय श्रेणी है उसमें CH2 की वृद्धि होती चली जाती है। इसकी वृद्धि होगी, CH2 समूह की वृद्धि होती चली जाती है। यहाँ पर केवल हमारे पास CH2 समूह एक भी नहीं था, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो आगे वाली श्रृंखला में 3 आ जाएंगे, उससे आगे वाली श्रृंखला में 4 आ जाएंगे CH2 समूह। तो हम कह सकते हैं कि समजातीय श्रेणी के अंदर CH2 समूह की वृद्धि होती जाती है। अब CH2 समूह की वृद्धि, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका जो भार है वो कितना बढ़ता जाएगा। अगर हम भार निकालें CH2 समूह का, तो देखो कितना होगा, 6 का, कार्बन का होता है 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन तो हो जाएंगे हमारे पास 2, तो 12 और 2 14 और यहाँ पर इसका परमाणु द्रव्यमान की इकाई लगा देंगे U।
जो कि हमने कक्षा 9th में देखा था। तो 14 यू की वृद्धि होती जाती है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समजातीय श्रेणी में लगातार पदों के मध्य CH2 की वृद्धि होती रहती है, या फिर उसका जो परमाणु भार है वो 14 यू बढ़ता हुआ चलता है। अब देखो, अगर हम बात करें इसके अगले गुणधर्म की, तो जैसे जैसे इसमें CH2 की वृद्धि होती जा रही है, तो वैसे वैसे इसका जो गलनांक और क्वथनांक है वो भी बढ़ता हुआ चलता है। मतलब जो गलनांक है और क्वथनांक है, जो उबलने की जो उसमें कैपेसिटी है, जिसको हम गर्म करेंगे तो कितने ताप पर वो उबलता है, और क्वथनांक और गलनांक जो है, मतलब अगर वो वापस अगर किसी लिक्विड फॉर्म में आती है, तो ये जो गलनांक और क्वथनांक है वो भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें CH2 की निरंतर वृद्धि होती जा रही है, और जब इनकी वृद्धि होती जाती है तो इसका जो गलनांक है और जो क्वथनांक है वो भी बढ़ते हुए चले जाते हैं। 3 नंबर पर अगर हम बात करें तो देखो, हमारे पास चाहे ये श्रृंखला हो, चाहे ये श्रृंखला हो, चाहे ये श्रृंखला हो, सभी में केवल एक ही प्रकार के हमारे पास प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है, वो है एल्कोहल OH। अब देखो, ये जो हमारे पास श्रृंखला है, इनके जो रासायनिक गुण है, मतलब जब भी अगर ये किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करेंगे तो ये जो रासायनिक गुण है वो बिल्कुल समान रहेंगे, वो कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन इनके जो भौतिक गुणधर्म है वो बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे CH2 की वृद्धि होती जा रही है, इनके भौतिक गुण भी बदलते जाते हैं, लेकिन जो इनके रासायनिक गुण है वो कभी नहीं बदलेंगे। ये है समजातीय श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या फिर विशेषताएं। अब समजातीय श्रेणी के बाद में हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं। सीखना है तो पिता से संघर्ष सीखिए, और सीखना है तो माताजी से ममता और संस्कार सीखिए। सीखना है तो गुरु से ज्ञान सीखिए, और जो कुछ बच गया वो आपको दुनिया अपने आप सिखा देगी। तो इसलिए पिता से तो संघर्ष सीखिए, माता से संस्कार सीखिए और ममता सीखिए, और गुरु से ज्ञान सीखिए। बाकी जो कुछ बच गया सीखने के लिए वो आपको दुनिया अपने आप सिखा देगी। किताबें और माँ बाप की बातें कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। बाकी दुनिया में आपको कहीं से भी धोखा मिल सकता है, परंतु किताबें और माँ बाप की बातें आपको कभी भी धोखा नहीं देंगी। तो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं दहन। कार्बनिक यौगिकों का दहन देखते हैं। दहन पर क्या होगा? तो कार्बनिक यौगिकों में सबसे पहले हम कार्बन ही ले लेते हैं। तो अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन को अगर हम वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं, कार्बन को वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और हमको ये भी पता है साथ में प्रकाश भी हमको मिलेगा, और प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी मिलेगी, क्योंकि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी के अंदर कार्बन ही कार्बन होता है। जब ये लकड़ी का दहन होता है तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम नहीं जला पाएंगे। तो ये कार्बन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलेगा तब वहां से कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी, और साथ में हमको प्रकाश भी देखने को मिलेगा और वहां पर ऊष्मा भी देखने को मिलेगी, ऊष्मा का। तो यहाँ से क्या क्या बनेगा? CO2, प्रकाश और ऊष्मा। वैसे अगर हम अगले गैस में और देखें प्रोडक्ट, तो जैसे हमारे पास अगर मेथेन गैस है CH4, इसका भी अगर हम दहन करवाएंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा? यहाँ से देखो कार्बन है तो कार्बन के साथ CO2 गैस तो बाहर जाएगी, CO2 प्लस यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा, जल के साथ जो हमारे पास है, और ये जो प्रोडक्ट रह गया प्रकाश और ये ऊष्मा भी हमको देखने को मिलेगी। ये है दहन। लेकिन अगर हम कार्बनिक यौगिकों की दहन की बात करेंगे तो हमको पता है कि कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होंगे, एक तो होंगे संतृप्त और एक होंगे असंतृप्त। अगर हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त, और एक हमारे पास है असंतृप्त। अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर जलाएंगे तो ये देखो जो है वो स्वच्छ ज्वाला के साथ जलती है, स्वच्छ ज्वाला के साथ। स्वच्छ ज्वाला का मतलब हो गया कि इसमें पूर्णतः दहन होता है, जो हमारे पास ईंधन है वो पूरा का पूरा जल जाता है, और ये स्वच्छ ज्वाला के साथ जलता है, तो हम कह सकते हैं नीली ज्वाला के साथ जलता है, नीली ज्वाला के साथ। ये स्वच्छ ज्वाला के साथ जलेगा।
अगर हमारे पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और असंतृप्त का मतलब हो गया कि ऐसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर हम इसको जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये स्वच्छ वाला के साथ नहीं जलेगा, मतलब इसका पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाएगा, अपूर्ण रूप से इसका दहन होगा, अपूर्ण रूप से इसका क्या होगा, दहन होगा, इसमें स्वच्छ वाला हमको नहीं मिलेगी। तो अपूर्ण दहन के साथ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलते हैं, जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य है, वो जो जलेंगे तो स्वच्छ वाला के साथ जलेंगे। लेकिन अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, ऑक्सीजन तो पहुंच रही है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही, तो अब देखो ये पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही, तो ये जो अब जलेगा हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो हमारे पास काली धुआं देगा, वहां पर काली धुआं देगा। अच्छा, कभी कभी हमने रसोई गैस के अंदर देखा है कि जो बर्तन है वो देखो नीचे से काले हो जाते हैं, तो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे पास गैस है, गैस के अंदर जो कटोरी होती है उसमें जो छिद्र है, वो छिद्र क्या होते हैं कि कचरे की वजह से भर जाते हैं, कचरे की वजह से भर जाने के कारण अब जो यहाँ से अंदर से जो गैस आएगी वो जो जलेगी वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, हमको पता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी। जब वो छेदी बंद हो जाते हैं तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में वहां पर नहीं पहुंच पाएगी, और जब पर्याप्त मात्रा में वहां पर नहीं पहुंच पाती है तब वो काली धुआं देने लग जाता है। फिर हम बुलाते हैं उस स्टोव को सुधारने वाले को, जब वो सुधारता है उसको वो ठीक करके चला जाता है, और तब ये अच्छी ज्वाला के साथ जलता है। तो ये जो है ऑक्सीजन की जो पर्याप्त मात्रा में वहां पर, मतलब जो पूर्ण रूप से वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो पाएगी, तो ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो काली ज्वाला के साथ जलता है। तो ये है हमारा 1 नंबर का दहन। इसके बाद हम 2 नंबर पर देखते हैं ऑक्सीकरण। नंबर 2 पर है हमारे पास, नंबर 2 पर है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था, ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जिसमें अगर कार्यात्मक समूह की उपस्थित है, तो उसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तब वो किस में बदल जाएगा। अगर आप लोगों ने सोच ही लिया है कि आपको एक ऊंची उड़ान भरनी है, तो पीछे देखकर उन गहराइयों को मत देखना कभी भी, क्योंकि आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आइए हम करते हैं ऑक्सीकरण। अगर हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक है CH3, CH2, और हमने यही ले लिया एल्कोहल वाला OH, अब इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे हम पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में KMnO4, ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन O2। तो यहां से क्या क्या बनेगा, देखो यहां से इसको अगर हम थोड़ा सा खोलकर लिखेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 बॉन्ड CH2 है, मैं इसको एक ऊपर H लिख देता हूं, एक H यहां पर, बॉन्ड OH है, प्लस इस ऑक्सीजन को भी हम 2 लिख देते हैं ऐसे 2 भागों में, O2। अब ये जो 2 ऑक्सीजन है वो 2 ऑक्सीजन किस तरीके से टूट जाएगी, तो एक ऑक्सीजन ये रहा, और यहाँ पर ये जो 2 हाइड्रोजन हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। देखो हाइड्रोजन तो कितने हैं, 2 है, इनकी H और H, ये तो हो गया H2, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया H2O, हम यहाँ पर लिख देते हैं -H2O। ये जो माइनस का H2O बाहर निकलेगा, माइनस का मतलब क्या है, बाहर निकल रहा है, लेकिन एक ऑक्सीजन जब ये यहाँ पर आकर जुड़ेगा तो यहाँ से ये तो हट गया, लेकिन यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या रह गया C, एक ऑक्सीजन और आ गया, और एक ऑक्सीजन और H ही रहा, तो COOH बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये हमारे पास बन गया CH3 बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा एक ऑक्सीजन और एक पहले से था OH, तो ये बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो एल्कोहल समूह है वो सीधा किसमें बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर बदल जाएगा। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ये होता है कि जब कार्बनिक यौगिकों का, अगर हम एल्कोहल वाले यौगिक, अगर हमारे पास कार्बनिक यौगिक है, जब उनका ऑक्सीकरण करवाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, तब वो सीधे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। यह है इसका दूसरा रासायनिक गुण। आज के लिए हम ये 2 ही गुण देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और बार बार कहता हूँ कि
अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।